हेलो एवरीवन, हम लोग आज इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ेंगे और क्या होता है इक्विवेलेंट वेट और कैसे किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट का सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं और फिर हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले इक्विवेलेंट वेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E ऑफ एन एलिमेंट और a compound is defined as the weight of an element or a compound which would combine with or displace by weight 1 part of hydrogen or 8 part of oxygen or 35 parts of chlorine। देखिए, इक्विवेलेंट वेट में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट का या कंपाउंड का वो मास होता है जो कि हाइड्रोजन के एक पार्ट से कंबाइन हो सकता है या ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन होता है या क्लोरीन के 35.5 पार्ट से कंबाइंड या डिस्प्लेस होता है। तो हम लोग उसको उस कंपाउंड या एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जाम्पल। हम कार्बन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, CH4 बनाता है, ठीक है। हम इसको बैलेंस कर लेंगे। दूसरा हम रिएक्शन ले रहे हैं, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और ये क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, और कार्बन Cl2 के साथ रिएक्ट करके CCl4 बना रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा रहा है। अब देखिए, चेक करते हैं कि कैसे हम बोलते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो ये 12 ग्राम है और ये कितना है, 4 ग्राम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन जो है वो कंबाइन हो रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें कि 12 ग्राम जो कार्बन है वो कंबाइन हो रहा है कितना से, तो 4 इंटू 35.5 ग्राम क्लोरीन से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 4 ग्राम जो है हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, कंबाइंड विथ 12 ग्राम कार्बन, ये लिख सकते हैं हम। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास है और वो कंबाइन या डिस्प्लेस हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कितना है, 3 आया आपका। इक्विवेलेंट वेट का यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी ग्राम है। तो देखिए, यहाँ हमको जो वैल्यू आया, इक्विवेलेंट वेट आया, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन के केस में हमेशा हम 1 ग्राम पे कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन का कितना आया, 3 आपका आया। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन के केस में अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 32 ग्राम जो O2 है ये कंबाइन हो रहा है विथ 12 ग्राम कार्बन से।
तो अगर आप 1 ग्राम का यूज करेंगे तो ये 12 बाई कितना हो गया, 32 हो गया। और 8 ग्राम पे, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के लिए हमने 8 ग्राम की बात की, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये होगा 12 डिवाइडेड बाई 32 और इंटू 8। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ भी वैल्यू कितना आएगा, 3 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि 4 इंटू 35.5 ग्राम Cl2 कंबाइन हो रहा है कितना से, 12 ग्राम कार्बन से। तो अगर 1 किससे करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 35.5, और अगर आप 35.5 से करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 35.5 इंटू 35.5, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे वैल्यू आया क्या, 3। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा 1 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 8 ग्राम ऑक्सीजन के, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 35.5 ग्राम Cl2 के। देखिए यहाँ पे टर्म इक्विवेलेंट यूज किया गया, इक्वल नहीं है। 1 ग्राम कभी भी 8 ग्राम के इक्वल नहीं हो सकता, या 8 ग्राम कभी भी इक्वल नहीं हो सकते 35.5 या 1 ग्राम के। ये इक्विवेलेंट है। इसका ये मतलब होता है कि 1 ग्राम जितना वेट दे रहा है कार्बन से कंबाइन होके ऑक्सीजन का, उतना ही 1 ग्राम हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन करके वैल्यू दे रहा है। उतना ही क्लोरीन का 35.5 जो है ग्राम कंबाइन करके दे रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जब 1 पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन या डिस्प्लेस होता है, 8 पार्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन या डिस्प्लेस होता है, 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन से डिस्प्लेस या कंबाइन होता है, तो उसी को हम इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। तो बताइए कार्बन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से कंबाइन होने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3। कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पे भी आ रहा है 8 पार्ट से 3, और क्लोरीन के कंबाइन होने से 35.5 से कंबाइन होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट वेट जो होगा किसका, कार्बन का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन हम कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू आ रहा है 12 और डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए 12 है क्या, तो 12 है एटॉमिक मास। 12 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और 4 क्या है, तो 4 है वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो इस तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होगा एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो अगर आप कॉमन इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशंस लिखते हैं, मतलब फॉर्मूला लिखते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है एटॉमिक मास, अगर आप एलिमेंट ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय n फैक्टर, हम लोग यहाँ लेके चलेंगे n फैक्टर, या आप किसी भी कंपाउंड के लिए लेते हैं तो आप वहां पे लेते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब हम लोग सीखेंगे कि जो n फैक्टर होता है ये अलग अलग केस में क्या क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट वेट को समझा। अब इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग किसी का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, और फिर कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलिमेंट का और किसी भी कंपाउंड का कैसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रिएक्शंस के द्वारा आपको इक्विवेलेंट वेट को समझा दिया। अब हम लोग केस वाइज पढ़ेंगे कि कैसे हम एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, कैसे एसिड का, कैसे बेस का, कैसे हम किसी कंपाउंड का निकालेंगे, कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का निकालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालेंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए इक्विवेलेंट वेट के में हम लोग अब फिर से पढ़ते हैं
कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इस सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट वाले को, जिसका है कि हम लोग कैसे किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इसमें आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला यूज करना है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो हम लोग n फैक्टर लेते हैं वो n फैक्टर वैलेंसी लेते हैं, ठीक है। यानी एलिमेंट के केस में जो n फैक्टर होता है वो होता क्या है, तो वो वैलेंसी होता है। तो इस बात को ध्यान में हम लोग रखेंगे, और हर एक एटम का अपना अपना वैलेंसी है, तो उसके हर एक एलिमेंट का वैलेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या, कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो उसके एटॉमिक मास में उसके वैलेंसी से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उसका क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन निकालना है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है जी, 12, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो कार्बन का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, 3 आया। अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है, ठीक है, तो बताइए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है, तो उसका होता है 27, और इसका वैलेंसी कितना होता है, 3, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। उसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन एटम का या ऑक्सीजन एलिमेंट का कैलकुलेट करने चल रहे हैं तो क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हुआ, 8। उसी तरीके से अगर आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन एलिमेंट का कैलकुलेट करना चलते हैं तो लिखिएगा 35 एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो ये हो गया 35.5। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आप किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको उसके केस में क्या चाहिए, तो उसके केस में उस एलिमेंट का क्या चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए, और उसके वैलेंसी से आप उसमें क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम निकालना है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम निकालने के लिए क्या करना है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लेना है, डिवाइडेड बाई इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 20। अगर आपसे बोला जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकालिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, और इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी एलिमेंट का हम कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी एसिड का हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैलकुलेट करने के लिए आपको n फैक्टर में जो वैल्यू होगा वो उसकी बेसिसिटी होगा। अब देखिए यहाँ बेसिसिटी का मतलब क्या है कि पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितना H+ आयन देता है, ठीक है, तो वही उसकी क्या कहलाएगा, वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। क्या करेंगे हम लोग, याद रखेंगे कि एसिड के केस में जो हमारा n फैक्टर होगा
वो हमारा क्या होगा, बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल या कितना H प्लस आयन देता है वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। तो अगर आपको एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, और डिवाइडेड बाय n फैक्टर के जगह पे हम लोग यहाँ पे लेंगे बेसिसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट। अब थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर हमारे पास एसिड है, ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास HCl है, तो HCl को जब आप ब्रेक करते हैं तो ये 1H प्लस देता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये कितना देगा, 1H प्लस प्लस Cl माइनस। अगर आपके पास H2SO4 है, तो देखिए H2SO4 कैसे टूटता है, एक बार तो ये ऐसे टूट सकता है H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, फिर आगे अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये टूटेगा H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, यहाँ पे HSO4 माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिसिटी अगर आपको लेना है, अगर सिंपल H2SO4 पूछा हुआ है तब तो हम 2 लेंगे, लेकिन अगर कोई रिएक्शंस करता है तो वहाँ पे इसकी बेसिसिटी 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास H3PO4 है तो इसकी बेसिसिटी मैक्सिमम कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एसिड का जब कैलकुलेट करेंगे n फैक्टर, तो n फैक्टर में आपको ये देखना है कि वो कितना H प्लस आयन देता है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना यहाँ H लगा हुआ है वो सारे के सारे H जो होंगे H प्लस के फॉर्म में निकलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ये आपको अप्लाई नहीं होता है। जैसे एक देखिए एग्जाम्पल है आपके पास H3PO3। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिसिटी होता है वो 2 होता है। उसी तरह H3PO2 में आपका बेसिसिटी कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह से H3BO3 में आपका 1 होता है। तो ये कुछ याद रखना है और इसको हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। इसके लिए हमको इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा, और स्ट्रक्चर में वैसे हाइड्रोजन जो H से जुड़े होते हैं वही डिस्प्लेस होते हैं, वही H प्लस आयन देते हैं। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, H2SO4 है और इसका इक्विवेलेंट वेट आपको अगर कैलकुलेट करना है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए आप इसके मॉलिक्यूलर मास क्या लिखिएगा, 98, और ये कितना देगा, 2H प्लस देगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 49। तो इस तरीके से आप जितने भी एसिड हैं उसका आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये जितने भी एसिड हैं ये सब का आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल्स टू, आपको लिखना है क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, जो भी बेस लीजिएगा उसका मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, यहाँ पे एसिडिटी यूज करना है। क्या करना है, एसिडिटी। यानी यहाँ पे ध्यान रखिए जो n फैक्टर होगा किसके केस में, बेस के केस में, वो हम लोग लेते हैं एसिडिटी। वो हम लोग क्या लेते हैं, एसिडिटी। जैसे एसिड के केस में हम लोग बेसिसिटी लेते। एसिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी पर मॉलिक्यूल जो बेस है वो कितना नंबर ऑफ OH माइनस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है सॉल्यूशन में, कितना ये दे रहा है, उसी को हम लोग उसका बेसिसिटी एसिडिटी
लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा। तो जैसे देखिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमारा एसिडिटी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बेस है। ठीक है, तो अगर बेस NaOH है तो देखिए NaOH को जब ब्रेक करेंगे तो कितना OH माइनस देगा, तो 1 देगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। उसी तरीके से अगर आपके पास बेस क्या है, MgOH होल ट्वाइस है, तो जब इसको देखिएगा तो ये 2OH माइनस देगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। उसी तरीके से अगर आपके पास AlOH होल थ्राइस है, तो अगर आप देखिएगा तो ये कितना देगा, 3OH देगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस सब का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर मैं NaOH लिखता हूँ तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 और डिवाइडेड बाय इसकी एसिडिटी 1 हो गया, तो आंसर कितना आया, 40। उसी तरीके से अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या निकालूं, MgOH होल ट्वाइस निकालूं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, 58 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2, कितना OH दे रहा है, 2, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 29। उसी तरह से अगर आप इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, AlOH होल थ्राइस का, तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 74 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 37.0। तो इस तरीके से आप किसी भी बेस का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसका, उसके इक्विवेलेंट वेट का। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग बेस का इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो n फैक्टर लेंगे हम लोग, वो लेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन केटायन और एनायन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन अगर लिखते हैं तो यहाँ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन होगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो n फैक्टर होगा वो n फैक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। आयन पे जो भी चार्ज होगा हम लोग उसके साइन को नहीं देखेंगे, जो भी चार्ज होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, वही उसका क्या होगा, n फैक्टर। यानी अगर मान लीजिए आपके पास आयन है तो इसका n फैक्टर अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम प्लस है तो इस पर कितना प्लस चार्ज है, 1 है, तो इसका n फैक्टर 1 होगा। अगर आपके पास कैल्शियम प्लस 2 है, क्या होगा, इसका 2 होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी आयन का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कार्बोनेट आयन है तो इसका कितना होगा, तो इसका 2 होगा। आपके पास SO4 माइनस 2 है, इसका कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी आयन है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम प्लस आयन है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालिएगा, तो इसका मास लिखिए, तो इसका मास 23 होता है और चार्ज कितना है, 1 है, तो ये हो गया 23। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca प्लस 2 है, कैसे निकालिएगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 20। तो आप लोग निकाल के बताइए किसका किसका, CO3 माइनस 2 का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 माइनस 2 का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस का क्या होगा। ये सारे का आप क्या करिए, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके बताइए। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कैसे हम इक्विवेलेंट वेट क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या आयंस हो, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट हमारा बच गया है, उसको हम लोग देखते हैं, और वो है हमारा किसी भी कंपाउंड का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला लेते हैं उसको पहले देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसका तो मॉलिक्यूलर मास तो लेंगे, और साथ ही साथ
जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ऑन इट्स आयन क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग उसका क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ समझते हैं, अगर हमारे पास क्या है Na2CO3 है, तो देखिए ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना सीखिए। तो ये अगर ब्रेक करता है तो ये देता है Na प्लस और प्लस CO3 माइनस 2। तो देखिए टोटल चार्ज केटायन पे कितना है, +2 लीजिएगा, और इधर भी टोटल चार्ज कितना है, -2 है। तो कोई किसी का भी आप चार्ज ले लीजिए यहाँ पे, तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2 और CO3 अगर देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 106, और किसी भी आयन का टोटल चार्ज आप ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 53। उसी तरह से अगर आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या निकालना है, Al2 और आपका निकालना है CO3 होल थ्राइस, तो इसको ब्रेक करिएगा। तो जब इसको ब्रेक करिएगा तो यहाँ पे बनेगा 2Al + 3 और प्लस बनेगा 3CO3 - 2। तो इस पे टोटल चार्ज कितना है, +6, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, -6। तो यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये आएगा 234 डिवाइडेड बाय 6 = 39। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 बच गया है, एक तो बच गया है रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालिएगा, और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे निकालिएगा। ये कॉन्सेप्ट तब हम क्लियर करेंगे जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी रिडॉक्स रिएक्शन आएगा वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें जानना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है।